आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारा चुनाव मंच सज चुका है। 2024 में इस बार बनेगी किसकी सरकार, सारा ध्यान इसी पर जनता का केंद्रित है। गीता का श्लोक कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल के प्रति अकिंचन रहो, उसकी चिंता मत करो, उस तरफ ध्यान ही मत दो। लेकिन फल कैसा मिलने वाला है ये कर्म ही बताते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में किसके कर्म जीत दिला रहे हैं और किसके कर्म हार दिला रहे हैं, चर्चा करने के लिए बेहद विशिष्ट मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें आचार्य जी का। आचार्य जी, आपको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया। मैं पूछूं आपसे, कांग्रेस मुक्त होकर मैं कई बार कोशिश करता था कि इस बोझ को कैसे उतारा जाए। मेरी कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी। जो बोझ मैं उतार नहीं पाया वो कांग्रेस के मूर्धन्य नेताओं ने स्वयं उतार के फेंक दिया। मैं उनका आभारी हूं। आचार्य जी, राहुल गांधी इतनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर उनके कर्मों का फल इस पार्टी को मिल क्यों नहीं पा रहा है? कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा क्यों हो रही है? उन्हीं के कर्मों का फल तो मिल रहा है। आपने अभी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वंदे मातरम का उद्घोष करती थी, जो भारत माता की जय का नारा लगाती थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राम राज्य का सपना जिसने सबसे पहले देखा। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े आइकॉन, आइडियल महात्मा गांधी, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस होती तो इसे छोड़ के कोई नहीं जाता। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलती है। इसलिए अब इस कांग्रेस में किसी भी ऐसे नेता का रहना जो इस देश से प्यार करता होगा, जो भारत माता की जय का उद्घोष करता होगा, जो वंदे मातरम का नारा लगाता होगा, जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करना चाहता होगा, उसकी जगह अब इस कांग्रेस में बची नहीं है। इस कांग्रेस में अब वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका नारा लगाते हैं। आज ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। इस कांग्रेस को वामपंथियों ने जकड़ लिया है। ये कांग्रेस माओवाद की तरफ चल रही है। आज इस कांग्रेस में वो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने का सपना देखते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं। कौन है वो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सनातन खत्म करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उनका साथ दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में कौन है? नाम लीजिए। बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जहां तक सवाल है कि वो लोग कौन हैं, वो सारा देश जानता है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि वो लोग कौन है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी आज इतनी दुर्दशा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। मैं तो नाम लेकर पूछूंगी। आचार्य जी, राहुल गांधी तो खुद को शिव भक्त कहते हैं, भभूत लगाकर वो भी मीडिया के सामने आए। वो कैसे सनातन के विरोधी हो सकते हैं? नर्मदा की पूजा करने वाली प्रियंका गांधी, वो कैसे सनातन की विरोधी हो सकती हैं? कौन है फिर? देखिए मीनाक्षी जी, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। सवाल है
कि सनातन के जो मूल्य हैं, सनातन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में कितना उतारा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक धर्म के रहने वाले लोगों को अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन तमाम रीति रिवाज और रिचुअल्स करने की छूट है। और दुनिया का एक देश भारत है जिसमें इतने धर्म हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, और वो सब लोग अपने अपनी मान्यताओं के आधार पर अपने अपने धर्म कर्म का निर्वहन करते हैं। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो ये सेकुलर और सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टी हैं, ये भारत को एक ऐसा देश बताते हैं, और वो भी विदेशों में जाकर के, कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मुझे आप बताओ, कोई दुनिया का ऐसा देश है? एक देश बताओ। आचार्य जी, आप तो 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे। आपने वहां पर काम करने की प्रणाली, रीति नीति देखी। क्या आपको बोला गया था कि सनातन पर बात मत करो? क्या आपको बोला गया कि राम पर बात मत करो? या अगर राम मंदिर के विषय में आप चर्चा करते हैं, मुझे याद है, मैं अयोध्या में ही, हम लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे। आपने कहा मैं राम मंदिर का प्रस्ताव कैसे ठुकराता, मैं तो आऊंगा, और मैं आया। उसके बाद ही आप पार्टी से निष्कासित हो गए। आपको रोका गया। देखिए मीनाक्षी जी, राम भारत की आत्मा है, सनातन का आधार है। राम को छोड़ने की बात, राम से दूर होने की बात तो बहुत दूर की बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या मीनाक्षी हो, राम और राष्ट्र पर समझौता करना संभव नहीं। और ये मेरी नेचर में है, ये मेरा कैरेक्टर है। जब मैं उधर था तब भी मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। ये बात आपने किससे कही थी? जिनसे कहनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने कहा, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। नहीं मीनाक्षी जी, आपने राहुल जी से कही थी? मीनाक्षी जी, हाँ या ना? मीनाक्षी जी, आपने पूछा किससे कही, मैंने कहा जिससे कहनी चाहिए थी। तो ये क्या अधूरा जवाब है? भाई, मेरे दर्शकों के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने राहुल जी से या प्रियंका जी से, आप तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, ऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, आपने उन्हें कहा नहीं था कि राम मंदिर का निमंत्रण पत्र नहीं ठुकराना चाहिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल कहा। और जब ये सवाल खड़ा हुआ कि पूरा विपक्ष राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है, तो मैंने कहा कि ये मत करो, ये गुनाह है, ये पाप है। ये ठीक वैसा है जैसा भगवान कृष्ण की सलाह को दुर्योधन ने ठुकराया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? जहां तक सवाल मेरे निष्कासन का है, तो मैंने ये बात कही थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद यह समय आया है जब भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। तो मैंने कहा कि राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको सम्मिलित होना चाहिए। मुझसे कहा गया कि नहीं, वो एक पर्टिकुलरली पार्टी का कार्यक्रम है और आप भी मत जाइए। ये बात किसने कही थी? और कहा गया कि आप भी मत जाइए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये आपने भी मुझसे सवाल किया था कि आपको अपने निष्कासन का डर नहीं लगता। तो मैंने तब भी ये कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि राम के नाम पर एक बार निष्कासन होने की बात छोड़िए, 1000 बार निष्कासन मुझे मंजूर है। आप ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी की समस्या पार्टी के लीडर्स से डिस्कस की और खास तौर पर सनातन के विषय पर।
तो पार्टी से क्या गाइडेंस आती थी, क्या दिशा निर्देश होता था? आचार्य जी, इस पर ज्यादा मत बोलिए, या इस पर बोलिए, इस पर खुलकर बोलिए। फर्ज कीजिए मैं आज जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्या ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम्स को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए? देखिए, मुसलमान भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मेरे हजारों की संख्या में मैं ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम उलेमाओं को, मुस्लिम मौलानाओं को जानता हूं और मेरी बात होती है। मुझे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं डरा हुआ हूं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, मैं आपको बताती हूं, आप ओवैसी जी से नहीं मिले, आप असदुद्दीन ओवैसी से मिले होते तो वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को इस देश में घुसपैठिया बना दिया है। देखिए, पहली बात तो मीनाक्षी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान घुसपैठिया है। उन्होंने कहा है घुसपैठिया घुसपैठिया है। तो जो घुसपैठिए हैं, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, जो बाहर से आकर के हमारे इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारे इस देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, क्या उनका स्वागत करना चाहिए? तो मैं प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ एकदम अडिग होकर खड़ा हूं। दूसरी बात, आपने एक सज्जन का नाम लिया कि ओवैसी कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से, और आज मेरी इस बात को पूरा हिंदुस्तान कान खोल के सुने, कि जिस देश में 3-3 बार देश का राष्ट्रपति मुसलमान रहा हो, जिस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान रहा हो, जिस देश का आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल लतीफ रहे हों, उस देश में मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, ये बात कही जा सकती है? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, एपीजे कलाम, क्या ये मुसलमान नहीं थे? लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं, सेक्युलरिज्म बुरा नहीं है, स्यूडो सेक्युलरिज्म बुरा है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमान को ये बताना चाहते हैं कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। और मीनाक्षी, दुनिया में मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है, इतना अरब में भी सुरक्षित है। मैं आपका सोशल मीडिया पढ़ रही थी आचार्य जी, आपने इसी सूडो सेक्युलरिज्म पर बोला। सेक्युलरिज्म तो सेक्युलरिज्म है, ये असली और नकली कैसे हो सकता है? और आप मोदी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं, उसी भाषण के लिए जिसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप लगा रही है, ओवैसी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके क्या चुनाव जीता जाएगा? देखिए, भारत आज सेक्युलर हुआ है ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया, उपनिषद कहता है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। जो भारत पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानता है, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो सकता है। भारत का मतलब ही सेक्युलर है, लेकिन ये इन अंधों को नहीं दिखाई देता। ये कहते हैं कि भारत सेक्युलर नहीं है। अरे, जो भारत विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, जो भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जो सबके कल्याण की कामना करता है, वो भारत कैसे सेक्युलर नहीं रहा? अगर आप कहते हैं कि भारत सेक्युलर नहीं है, तो माफ करना, दुनिया में कोई देश सेक्युलर नहीं है। और मैं आज आपके मंच से, इंडिया टीवी के इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भगवान का अंतिम अवतार जहां होगा, जिस धरती पे भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, उस धरा पर भव्य श्री कल्कि धाम बनाने का हमने सपना देखा है। आप आइए और उस कल्कि धाम की आधारशिला अपने हाथों से रखिए। मैं तो बीजेपी में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की विराटता देखिए। यही तो आपने गलती कर ली थी, आपने उन्हें इनवाइट कर लिया था, आप राम मंदिर भी चले गए,
तो लोग तो सोचेंगे ना कि आप तो पहले से ये चाहते थे कि आप बीजेपी के नजदीक आ जाएं, कांग्रेस से दूर हो जाएं। बहुत सोच समझ के आपने ये किया। सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है मीनाक्षी जी, सवाल इस देश का है। सवाल किसी पद और प्रतिष्ठा का नहीं है। मैंने तो आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की, लेकिन जब मैं कांग्रेस में था तब वहां मैंने सच का साथ दिया और मैंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की लाइन वो अपनी जगह है, लेकिन देश की लाइन बड़ी है। मैंने कहा कि 370 हटाने का फैसला देश के हित में है, इसका समर्थन करो। नहीं किया। मैंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, राम मंदिर के इस समारोह में सम्मिलित होना चाहिए, इसके निमंत्रण को मत ठुकराओ। लेकिन निमंत्रण को ठुकराया गया, मेरी बात को नहीं माना गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का जो निर्माण कराया है ये देश के हित में है, क्योंकि ये संसद भारत की है, भाजपा की नहीं। मेरी बात को नहीं माना गया। मैं वहां था तब भी सच बोलता था और मैं आज वहां नहीं हूं तब भी सच बोल रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। नरेंद्र मोदी कल की धाम का शिलान्यास करने आए। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं की बातों में आकर के अपने बच्चों के भविष्य को ताक पे मत रखिएगा। एक बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके देखिएगा। तो नहीं, विश्व गुरु है, विश्व गुरु, जहर से तुलना की। कांग्रेस में ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़े, और अगर इन्हें यह कह दिया जाए कि तुम पार्षद का चुनाव लड़ो तो शायद उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो कभी चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये भाग्य की विडंबना ना जो कहें मतलब तो जयराम रमेश, जो मतलब जयराम रमेश जो कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, बोल भी दीजिए। अब भाग्य की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिनके नाम में राम है वो राम का विरोध करते हैं। आचार्य जी, पार्टी में ये पॉलिसी बनाता कौन है? एक सीरियल आया था विक्रम बेताल। जब बेताल कंधे पे बैठ जाता है तो विक्रम की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस सीरियल में एक बेताल था। कांग्रेस में कई बेताल हैं। आचार्य जी, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाह रही हूं। ये हमारा प्रयास है, इस रैपिड फायर के जरिए जितने भी सवाल हैं उसे हम इंक्लूड कर लें, और लेकिन जवाब थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। शुरू करें। पहला सवाल तो यही, कांग्रेस पार्टी में कितने कैंप हैं? कैंप नहीं है, गैंग है। क्या राहुल कैंप और प्रियंका कैंप में खींचतान है? प्रियंका गांधी जी का कोई कैंप नहीं है। वो तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बेचारी पार्टी लाइन पे चलती है। उनका कोई कैंप नहीं है। राहुल गांधी के कैंप में कौन कौन है? सारे बेताल हुए इकट्ठे। अब सोचो राहुल गांधी जी का हशर क्या होना चाहिए। पार्टी कौन चला रहा है? कांग्रेस पार्टी कौन चला रहा है? राहुल गांधी के कुछ नौकर। कांग्रेस पार्टी में ट्रबल शूटर कौन है? ट्रबल शूटर हुआ कोई है ही नहीं, सारे ट्रबल्स हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं। अहमद पटेल की कमी, अहमद पटेल जैसे नेताओं की कमी क्या खलती है कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, अहमद पटेल एक बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे नेता थे। उनकी कमी खलना स्वाभाविक है। लेकिन मीनाक्षी, कांग्रेस बड़े नेताओं की पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस नेताओं की बजाय राहुल जी के नौकरों की पार्टी हो गई है। मैं ये क्वेश्चन लिख के नहीं लाई थी, लेकिन आपने इतनी बार बेताल बोला। ये बेताल कौन कौन है? बेताल 25 भी जरा समझ लें।
कांग्रेस दफ्तर चले जाओ, एक आध को छोड़ के सारे कमरों में बेताली बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी की पार्टी में कितनी राजनीतिक क्षय है? मुझे लगता है सोनिया जी पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गाइड की भूमिका में कौन है? सारे मिसगाइड हैं। सोनिया गांधी की लीडरशिप ज्यादा बेहतर थी या राहुल गांधी की? मैं एक मौका और दे सकती हूं। मौनम स्वीकृति लक्षणम। हजारों सवालों से मेरी खामोशी अच्छी है ना? अच्छा ठीक है, तो राहुल गांधी की लीडरशिप बेटर है या प्रियंका गांधी? मुझे लगता है मुझसे पहले अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा दोनों बहन भाई हैं, तो और दोनों में बहुत प्रेम है। खड़गे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आप 10 में से कितनी रैंकिंग देंगे? वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं क्या? उनसे जब भी मेरी बात हुई तो उन्होंने तो यही कहा कि भाई वहां से जो मैसेज आएगा मैं उसको अमल में ले आता हूं, मैं कुछ नहीं करता। राहुल गांधी को एक इंसान के तौर पर आप 10 में से कितनी मार्किंग करते हैं? एक इंसान के तौर पर 10 में से 10। और राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर? 10 में से 0। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? इस सवाल का मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो ढोल नगाड़े बजा के करूंगा, चोरी से नहीं करूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, इस चुनाव मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन पर बात हुई, कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों पर भी बात हुई, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर राजनीति के स्तर पर राहुल गांधी को कम आंकते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर आप 10 आउट ऑफ 10 देते हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने आपका के लिए। भी धन्यवाद। लेकिन अंत में मैं एक लाइन जरूर कहूंगा जी कि ये देश वो देश है, ये देश वो देश है जहां ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी एक झलक भी खिलजी को दिखाना स्वीकार नहीं किया, हजारों की संख्या में अपनी आहुति देना स्वीकार किया। ये देश वो देश है जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। ये देश वो देश है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा करना कबूल नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत मीनाक्षी। धन्यवाद।